हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो इसलिए तानाशाह भारत को मिसाइल सपोर्ट देने को भी तैयार, ट्रंप भी नहीं जानते मोदी की इस नीति को। चलो देखें, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से ठीक पहले क्या उत्तर कोरिया और भारत के बीच कोई गेम चेंजर मीटिंग सेट हुई थी? आखिर क्यों नॉर्थ कोरिया से उठ रहे भारत के फेवर वाले तूफान से पाक, चीन और अमेरिका की उड़ी हुई है नींद? क्यों दुनिया भर के एक्सपर्ट कह रहे हैं भारत को महाशक्ति देशों और पाकिस्तान के खिलाफ शक्तिशाली तानाशाह मिल गया? क्या चीन के खिलाफ आने वाले समय में भारत नॉर्थ कोरिया की मिसाइलों को खड़ा कर देगा? आखिर क्या है मोदी किम जोंग का भयंकर प्लानिंग? क्या वजह है कि भारत के खिलाफ जाने की सोचत तक नहीं तानाशाह 1998 में भारत के परमाणु टेस्ट में जितने छाती ठोकर किया था ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट किया था हमारे टाइम में, और नॉर्थ कोरिया का अनदेखा अनसुना कनेक्शन। नॉर्थ कोरिया अमेरिका भी इस रहस्य से था अनजान। जिस रणनीति से अमेरिका अब तक पश्चिमी देशों के साथ खेल खेलता रहा है, जिस कूटनीति से अमेरिका सरीखे देश राह चलते जंग जीत जाते हैं, अब भारत भी उसी रास्ते पर है। वो देश है नॉर्थ कोरिया, वो देश जिसे दुनिया सबसे खतरनाक और खूंखार देश मानती है। वो देश आज भारत के सपोर्ट में खड़ा है। फिर चाहे सामने वाला देश चीन हो या पाकिस्तान, ये देश भारत के साथ एक सीक्रेट रिश्ते में बंधा है जो भारत को सपोर्ट दे रहा है, और इसी ने पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींदें हराम कर दी हैं। एक जमाना था दोस्तों जब नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच, जिसे कहते हैं ना, अंदर खाने की सेटिंग चल रही थी। मिलिट्री टेक्नोलॉजी, फौजी साजो सामान और सबसे ज्यादा खतरनाक न्यूक्लियर वेपन बनाने की तकनीक और मिसाइलों का खुफिया लेन देन अपने पीक पर था। जी हाँ, आपने सही सुना। 1990 के दशक में पाकिस्तान के बदनाम साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जिन्हें ए खान के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने नॉर्थ कोरिया को चोरी छिपे अमेरिका और दुनिया की नजरों से बचकर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी सप्लाई की। और बदले में क्या लिया? नॉर्थ कोरिया से ली बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी। ये न्यूक्लियर मिसाइल का गोरख धंधा भारत की सिक्योरिटी के लिए एक टिक टिक करता टाइम बम बन चुका था। भारत इतना बेखबर भी नहीं था। 1999 में कांडला पोर्ट पर भारत ने एक नॉर्थ कोरियाई जहाज को रंगे हाथों पकड़ा था जिसमें मिसाइल के पुर्जे यानी मिसाइल कंपोनेंट्स लदे हुए थे। सोचिए कितनी बड़ी साजिश थी ये हमारे खिलाफ। लेकिन कहते हैं ना, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। अब पासा पलट चुका है। जियोपॉलिटिकल समीकरण यानी भू राजनीतिक हालात इतने बदल चुके हैं कि आज वही पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के दरवाजे पर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइलों की भीख मांग रहा है। खबरें तो ये भी हैं कि मई 2025 की शुरुआत में जब भारत के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात एक बार फिर नाजुक दौर से गुजर रहे थे, पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया से मदद की गुहार लगाई। लेकिन क्या हुआ? किम जोंग उनने उसे घास तक नहीं डाली, सीधा ठेंगा दिखा दिया। ये है नए भारत की धमक। ये है पीएम मोदी की साइलेंट डिप्लोमेसी का कमाल। वो पाकिस्तान जो कभी नॉर्थ कोरिया को न्यूक्लियर तकनीक देता था, आज उसी से मिसाइलों के लिए गिड़गिड़ा रहा है और नॉर्थ कोरिया उसे नजरअंदाज कर रहा है। क्यों? इसके पीछे की कहानी बहुत गहरी है। अब सवाल उठता है कि जो नॉर्थ कोरिया कल तक पाकिस्तान का पार्टनर इन क्राइम था, वो आज पाकिस्तान को क्यों ठुकरा रहा है? क्या इसके पीछे भारत का कोई सीक्रेट ऑपरेशन है? क्या भारत ने किम जोंग उनको पाकिस्तान के खिलाफ एक मोहरे की तरह खड़ा कर दिया है? दोस्तों, सच्चाई इतनी सीधी नहीं है, लेकिन इसमें भारत का इंटरेस्ट और स्ट्रेटेजी जरूर है। भारत कभी नहीं चाहेगा कि नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान के बीच न्यूक्लियर या मिसाइल टेक्नोलॉजी का कोई भी खतरनाक लेन देन हो। इसलिए भारत ने हमेशा नॉर्थ कोरिया के साथ डिप्लोमेटिक चैनल खुले रखे हैं। प्योंगयांग जो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है, वहाँ आज भी भारत का दूतावास, इंडियन एम्बेसी काम कर रहा है। वो भी तब जब कई बड़े वेस्टर्न देशों ने अपने दूतावास बंद कर दिए हैं। हाल ही में करीब 3.5 साल के गैप के बाद दिसंबर 2024 के आसपास भारत ने प्योंगयांग में अपनी एम्बेसी को फिर से पूरी तरह शुरू किया है। ये कोई मामूली कदम नहीं है। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नॉर्थ ईस्ट एशिया में अपने स्ट्रेटेजिक हितों को साधने का एक हिस्सा है। भारत ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उस क्षेत्र में जो तेजी से बदल रहा है और ज्यादा अस्थिर हो सकता है, उसकी मौजूदगी बनी रहे और कम्युनिकेशन की सीधी लाइन खुली रहे। भारत नहीं चाहता कि नॉर्थ कोरिया पूरी तरह से सिर्फ चीन या रूस पर ही निर्भर रहे। एक छोटा सा ही सही, लेकिन एक और ऑप्शन भारत उसे देना चाहता है। अब आते हैं चीन वाले एंगल पर। क्या भारत नॉर्थ कोरिया के साथ दोस्ती करके चीन पर नजर रख सकता है? ये सवाल हर हिंदुस्तानी के मन में कौंधता है। नॉर्थ कोरिया को चीन का सबसे बड़ा पिट्ठू या क्लाइंट स्टेट कहा जाता है। चीन ही नॉर्थ कोरिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है।
दोनों के बीच एक म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी भी है। तो क्या ऐसे में नॉर्थ कोरिया चीन के खिलाफ जाकर भारत का साथ देगा? ये थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन हाँ, अगर भारत और नॉर्थ कोरिया के रिश्ते मजबूत होते हैं तो ये चीन के लिए एक सबटल मैसेज जरूर होगा। ये चीन को दिखाएगा कि भारत चुपचाप नहीं बैठा है और वो रीजनल प्लेयर्स के साथ अपने संबंध बना रहा है। और याद कीजिए 2020 का गलवान संघर्ष, जब चीन लद्दाख में हमारी सरजमी पर बुरी नजर गड़ाए बैठा था, तब नॉर्थ कोरिया, जो चीन का सबसे बड़ा चमचा माना जाता है, उसने भारत के खिलाफ एक लफ्ज तक नहीं बोला। क्यों? क्या ये भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी का असर था या किम जोंग उन की अपनी कोई मजबूरी? ये चुप्पी भी कई सवाल खड़े करती है। क्या भारत ने कोई ऐसी नस दबा दी थी कि चीन का ये साथी चुप रहने पर मजबूर हो गया? या फिर ये नॉर्थ कोरिया की अपनी न्यूट्रल रहने की पॉलिसी थी जब दो बड़े देश आपस में उलझे हों? कारण जो भी हो, ये भारत के लिए एक पॉजिटिव साइन जरूर था। अब जरा इतिहास के पन्ने पलटते हैं। साल 1998, जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण करके पूरी दुनिया को चौंका दिया था। अमेरिका, जापान और तमाम पश्चिमी देश भारत पर टूट पड़े थे, सैंक्शंस की धमकी दे रहे थे। लेकिन उस मुश्किल वक्त में नॉर्थ कोरिया उन गिने चुने देशों में से था जिसने भारत का खुलकर समर्थन किया था। उसने कहा था कि भारत को अपनी सुरक्षा के लिए परमाणु हथियार रखने का हक है। उस वक्त किम जोंग इल, जो किम जोंग उनके पिता थे, नॉर्थ कोरिया के सुप्रीम लीडर थे। उनकी क्या मजबूरी थी भारत का साथ देने की? क्या ये सिर्फ अमेरिका के खिलाफ एक मोर्चा खोलने की कोशिश थी या इसके पीछे कोई और गहरा राज था? ये वो सवाल है जो आज भी जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट्स को सोचने पर मजबूर करता है। और सिर्फ यही नहीं, 1971 की जंग में जो नॉर्थ कोरिया चीन और पाकिस्तान का दम भर रहा था, वही नॉर्थ कोरिया 1999 के कारगिल युद्ध के वक्त और अब मई 2025 के ताजा हालातों में, जैसा कि कहा जा रहा है, पाकिस्तान को ठेंगा दिखा रहा है। ये बदलाव कैसे आया? क्या ये रातों रात हुआ? नहीं। कोविड के टाइम में इनको हेल्प की थी क्या? पेशेंट डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक मूव्स हैं। एक और चौंकाने वाली बात, 2015 तक नॉर्थ कोरिया कश्मीर के मुद्दे पर अक्सर पाकिस्तान की भाषा बोलता था। यहाँ तक कि पाकिस्तान को मिसाइलें सप्लाई करने की भी बातें चल रही थी। लेकिन पिछले करीब 10 सालों से नॉर्थ कोरिया इस मुद्दे पर लगभग खामोश है। ऐसा क्या हुआ? अप्रैल 2015 में नॉर्थ कोरिया के तत्कालीन फॉरेन मिनिस्टर री सुयोंग दिल्ली आए थे। उनकी उस वक्त की हमारी विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज जी से लंबी बातचीत हुई थी। क्या उस मीटिंग में सुषमा जी ने कोई ऐसी घुट्टी पिलाई कि किम जोंग उन ने पाकिस्तान का परमानेंट बायकॉट करने का मन बना लिया? क्या उन्हें यह समझाया गया कि पाकिस्तान के साथ नजदीकी नॉर्थ कोरिया के अपने हितों के लिए भी ठीक नहीं है? ये वो बंद दरवाजों के पीछे हुई बातें हैं जिनका सच शायद कभी बाहर ना आए, लेकिन नतीजे हमारे सामने हैं। इसके बाद मई 2018 में भारत के तत्कालीन विदेश राज्य मंत्री जनरल V.K. सिंह नॉर्थ कोरिया की धरती प्योंगयांग पहुंचे। ये किसी भारतीय मंत्री की सालों बाद नॉर्थ कोरिया की यात्रा थी। कहा जाता है कि इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स बनी, कुछ ऐसे गुप्त आश्वासन दिए गए जिन्होंने पाकिस्तान के उन ख्वाबों को हमेशा के लिए दफन कर दिया जो वो नॉर्थ कोरिया से मिसाइलें और न्यूक्लियर मदद पाने के देखता था। जनरल V.K. सिंह की उस यात्रा के बाद नॉर्थ कोरिया ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि वो भारत की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाला कोई काम नहीं करेगा। ये एक बहुत बड़ा बयान था। तो क्या भारत और नॉर्थ कोरिया जिगरी दोस्त बन सकते हैं? क्या पीएम मोदी और किम जोंग उनके बीच कोई गहरी दोस्ती पनप सकती है? देखिए, भारत एक डेमोक्रेसी है और नॉर्थ कोरिया एक टोटलिटेरियन स्टेट। दोनों के सिस्टम में जमीन आसमान का फर्क है, इसलिए एक पारंपरिक गहरी दोस्ती शायद मुमकिन ना हो। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में परमानेंट दोस्त या दुश्मन नहीं होते, सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। और भारत का इंटरेस्ट है अपनी सुरक्षा, रीजनल स्टेबिलिटी और पाकिस्तान नॉर्थ कोरिया के बीच किसी भी खतरनाक गठजोड़ को रोकना। भारत की रणनीति नॉर्थ कोरिया को हथियार बनाने की नहीं, बल्कि उसे एक न्यूट्रल प्लेयर बनाए रखने की है, जो कम से कम भारत के खिलाफ किसी गतिविधि में शामिल न हो। भारत ये भी समझता है कि नॉर्थ कोरिया पर चीन का जबरदस्त प्रभाव है, लेकिन एक स्वतंत्र डिप्लोमेटिक चैनल खुला रखकर भारत ये सुनिश्चित करता है कि प्योंगयांग तक भारत का मैसेज सीधे पहुंचे, बिना किसी फिल्टर के। नॉर्थ कोरिया के साथ भारत के व्यापारिक संबंध भी रहे हैं, हालांकि यूनाइटेड नेशंस के सैंक्शंस की वजह से ये अब बहुत सीमित हो गए हैं। एक समय था जब भारत नॉर्थ कोरिया को रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, कॉटन और फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब ये व्यापार मुख्य रूप से मानवीय सहायता जैसे खाद्य पदार्थ और दवाइयों तक ही सीमित है। भारत ने हमेशा नॉर्थ कोरिया को मुश्किल वक्त में मानवीय मदद पहुंचाई है। कोविड-19 महामारी के दौरान भी भारत ने नॉर्थ कोरिया को मेडिकल सप्लाई भेजी थी। ये ह्यूमन टच भी रिश्तों को बनाए रखने में एक अहम भूमिका निभाता है। तो दोस्तों, कहानी ये है कि भारत नॉर्थ कोरिया के साथ अपने रिश्तों को बहुत ही सधे हुए तरीके से नपे तुले कदमों से आगे बढ़ा रहा है। नाइस। वही तो शॉकिंग ये था कि भैया ये क्यों जो है
है इंडिया की तरफ करेगा, चाइना की ज़्यादा उसके साथ है। जहाँ जैसे हमने वो वीडियो देखी थी ऐसे लग रहा था सारा चाइना ने हेल्प करके इनका बनाया वो इंफ्रास्ट्रक्चर और वो सब कुछ। तो वही बता रहे हैं कि उसको भी दिख रहा है कि दुश्मनी लेने से, इंडिया के साथ दुश्मनी लेने का फ़ायदा नहीं है उनको, क्योंकि उनको भी जैसे ये कोविड के टाइम में या इन चीज़ों के टाइम में जो हेल्प इंडिया भेजता है वो चाइना ने तो नहीं भेजी थी ना, लेकिन तो वो भी दिखता होगा। बहुत ही छोटी सी कंट्री है। हाँ आपने अगर साइज देखा हो कोरिया तो उसके भी टुकड़े हो गए थे, साउथ कोरिया में छुटकी सी कंट्री है। और जो चाइना के अंडर है, हर चीज़ चाइना के अंडर करती है। न्यूक्लियर वेपन्स भी छोटे मोटे हैं, वो पंगा जिससे भी लें। अगर एक इतना छोटा साइज है कि एक ही कोई बॉम्ब ले तो पूरा कर सकता है, पूरी अंदर बंद है, आप जा नहीं सकते, आ नहीं सकते। तो आप कह सकते हैं छोटी सी किंगडम है, उसका एक राजा है। वो क्या किसको हेल्प करेगा, क्या किसके अगेंस्ट करेगा, उसकी कोई आप कह सकते हैं स्टैंडिंग नहीं है। क्योंकि एक तो कंट्री गरीब है, छोटी सी है, एक बंदा सबको कंट्रोल किया है, डेमोक्रेसी को जा नहीं सकता। वो छोटे से देश ने क्या करना, चाइना उसको पालता है बस, दैट्स हाउ इट इज़। की कभी कभार रोग हो के कुछ रॉकेट छोड़ दे आसपास इधर उधर अपनी आइडेंटिटी के लिए, कभी रॉकेट इधर छोड़ दिया उधर। ज़रा सा देश है तो उसका कोई पूरे ग्लोबल अर्थ में कोई ज़्यादा स्टैंडिंग नहीं है। पर ये भी फिर भी उसके बाद भी मैं कह रही हूँ अच्छी बात यही है कि कंट्रोल में रखा हुआ है हमने, चाइना ने कि रखा ज्यादा तो। हाँ, पर वो ज्यादा जो है पाकिस्तान का साथ या उस टाइप से जैसे पहले बोलता था वैसे अब वो बोलता नहीं है। अब वो चुप ही बैठा हुआ है। और उसने अगर जैसे बोल रहे हैं कि बताया है कि भैया इंडिया की सिक्योरिटी के अगेंस्ट हम कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे, तो वो भी अच्छी बात है कि वो बोला होगा इनको कि भैया अगर तुम पाकिस्तान के उनको उनके साथ मिलके या अपने वेपन्स दे रहे हो या टेक्नोलॉजी दे रहे हो तो ये करेंगे या वो हो जाएगा तुम्हारे साथ, कुछ बताया होगा उन्हें कि हम फिर ऐसा एक्शन लेंगे, मत करो। तो उन्हें समझ आ गई होगी कि इंडिया से रिलेशनशिप्स बिगाड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो चलो आप भी शेयर करना भैया अपने थॉट्स, अगर कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली पता हो इनके बारे में कि इन्होंने पलटी क्यों खाई। पहले पाकिस्तान के साथ इतना कुछ हो रहा था और फिर उसके बाद जो है सब बंद हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।